किशोर ममता बनर्जी के साथ थे कि दरअसल वो ममता बनर्जी के कान भरते हैं और वो कांग्रेस के खिलाफ उनको भड़काने की कोशिश करते हैं। अब प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ नहीं है। गोवा मॉडल था, उसके लिए भी प्रशांत किशोर को जिम्मेदार ठहराया जाता, नॉर्थ ईस्ट के मॉडल को भी प्रशांत किशोर को जिम्मेदार। आज प्रशांत किशोर उनके साथ नहीं। अगर प्रशांत किशोर उनके साथ नहीं है तो क्या यह माना जाए कि दरअसल उनके अपने दिमाग की उपज है? देखिए, इसको लेके तो काफी बिहाइंड द क्लोज डोर्स काफी चर्चा हो रही है पश्चिम बंगाल में कि प्रशांत किशोर जी है कहाँ। इतने क्रूशियल टाइम पे ममता बनर्जी के साथ देके इफ यू रिमेम्बर 2019 में ममता बनर्जी के 18 सीट पार्लियामेंट में चले गए थे बीजेपी के बाद। उसके बाद प्रशांत किशोर आए और ही कंप्लीटली चेंज द पिक्चर। और बहुत लोग मानने को तैयार है कि अगर प्रशांत किशोर उस समय नहीं आते तो 2021 में शायद रिजल्ट्स अलग सा होता। लेकिन 2021 के इलेक्शंस, उसके बाद गोवा, और फिर अचानक प्रशांत किशोर इज गॉन। अब प्रशांत किशोर का आईपैक वैसे तृणमूल के साथ अभी भी काम कर रही है। सो वी डोंट नो व्हाट इज प्रशांत किशोर रोल। अब तक ऑन द सरफेस लगता है कुछ नहीं। सो हु इज टेकिंग दीज कॉल्स? ये कौन डिसीजन ले रहा है कि त्रिपुरा में जाके हम लड़ेंगे? कौन डिसीजन ले रहा है कि मेघालय में हम कांग्रेस को तोड़ के फिर अपना टीएमसी करके लड़ेंगे? दीज आर नॉट क्लियर, बट पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उससे लगता है ममता बनर्जी और उनके नेफ्यू अभिषेक बनर्जी, ये दोनों की लोग हैं तृणमूल कांग्रेस में और कोई नहीं, नोबडी एल्स। अब प्रशांत किशोर बिहाइंड द सीन्स अगर हैं, ये साफ नहीं है अब तक। बट मोनोदीपा, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी अगर लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस को, जिनकी मौजूदगी बहुत कम हो गई है, अगर उनको साथ लेकर चलें तो ज्यादा फायदा होगा, या लेफ्ट फ्रंट एंड कांग्रेस को नाराज करें और फिर जो एंटी बीजेपी वोट है वो बटेगा उसमें? तो लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस को साथ लेकर चलने में उनकी भलाई है और बीजेपी से लड़ाई मजबूत होगी, या लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस को नाराज करके चलना चाहिए उनको? इसमें एक अच्छा इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनालिसिस है, और वो है जैसे सागर दिघी में वो हार गई टू लेफ्ट एंड कांग्रेस। इससे कुछ लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी खुश हैं, क्योंकि फिर राज्य में लेफ्ट एंड कांग्रेस का इन्फ्लुएंस अगर थोड़ा बढ़े, इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ द बीजेपी। तो बीजेपी का जो इन्फ्लुएंस है वो कम होगा। बीजेपी का जो राइज हुआ है पश्चिम बंगाल में वो कम होगा। एनालिस्ट का ये मानना है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बाकी कांग्रेस और लेफ्ट को जब डिमोलिश कर दिया तो उस जगह पे बीजेपी जाके बैठ गया। सो बीजेपी बिकेम मोर पावरफुल in West Bengal because of Mamata Banerjee's policy of decimating left and Congress. तो कुछ लोगों का कहना है कि मानना है कि ममता बनर्जी खुश हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट थोड़ा थोड़ा अगर उभर के आए पश्चिम बंगाल में वापस, इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ बीजेपी। ऐसे इक्वेशंस भी हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में। मनोदीपा, आपने बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है। मुझे लगता है कि हम जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उनको शायद ये बात उस तरीके से नहीं समझ, कि हम इतनी दूर बैठे हुए और इतनी माइन्यूट और इंट्रिकेट बातें शायद हमारे समझ में नहीं आती। बट प्रभाकर जी, जो बात मनोदीपा कह रही, क्या आप उनसे सहमत हैं? कि आपको लगता है कि अगर पश्चिम बंगाल के अंदर अगर लेफ्ट फ्रंट मजबूत होकर उभरेगा तो उससे नुकसान बीजेपी को होगा, और बीजेपी उससे नुकसान बीजेपी होगा और फायदा तृणमूल का होगा, जैसा कि मनोदीपा कह रही है? हाँ, बिल्कुल सही है। आप 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें या 2021 में 77 सीटें बीजेपी को मिली, तो वो वोट किसके थे? वो लेफ्ट फ्रंट के वोट थे और कांग्रेस के वोट थे, जिन्होंने जो तृणमूल से नाराज थे, उन्होंने जो स्पेस था विपक्ष का, लेफ्ट के आज भी डेडिकेटेड वोटर है, डेडिकेटेड लोग हैं, उन्होंने सारा खुल के वोट दिया बीजेपी को। नहीं तो बीजेपी का ऐसा यहाँ संगठन नहीं है कि 2 से अचानक 18 सीटें जीत ले। उत्तर बंगाल आप जानते हैं लेफ्ट फ्रंट का गढ़ रहा है, वहाँ तमाम वोट, वो चाय बगान इलाके के मजदूरों के तमाम वोट वहाँ बीजेपी को मिले। नहीं तो उत्तर बंगाल में, मैं तो उत्तर बंगाल का ही हूँ, मैं जानता हूँ वहाँ बीजेपी की ताकत क्या है, संगठन क्या है। दार्जिलिंग से लेकर डुआर्स तक और अलीपुर द्वार तक वहाँ न कोई नेता है न कोई चेहरा है, फिर भी वहाँ तमाम सीटें बीजेपी जीत गई, लोकसभा हो या विधानसभा हो। या फिर यहाँ आप झारखंड से लगे इलाकों में देख लीजिए। तो ये तो सही है कि बीजेपी उभरी है तो लेफ्ट और कांग्रेस की कीमत पर उभरी है। तो ममता के लिए ये स्थिति नुकसानदेह है। लेफ्ट से और कांग्रेस से वो मुकाबला कर सकती हैं, उसके संसाधनों से मुकाबला कर सकती हैं, लेकिन बीजेपी के संसाधनों से, उसकी ताकत से, चूंकि केंद्र में है सत्ता में, तो हर बार
2021 ठीक है, ममता ने बाजी मार दी, लेकिन 2026, 2024 और मुझे लगता है ममता की वहाँ उनका तात्कालिक लक्ष्य है 2024 में राज्य की 42 सीटें। पूर्वोत्तर में हारे या जीते कोई मतलब नहीं है, असम को छोड़ दें तो 1 या 2 सीटें हैं, मेघालय में 2, त्रिपुरा में 2, सब जगह 1-2 सीटों से ज़्यादा कहीं नहीं है। तो उनका लक्ष्य है जो बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, उनको वापस लेना और साथ ही अपनी सीटें बचाए रखना। तो तभी वो एक मजबूत ताकत और पोस्ट पोल सिनेरियो में उभर सकती हैं, बार्गेनिंग की स्थिति में आ सकती है। अगर पिछली बार की तरह ही 24 पर ही अटक गई या और 2-1 घट गई तो ममता के लिए मुश्किल हो जाएगी और उनको वो पहले भी कह चुकी हैं राज्य की सारी 42 सीटें। तो ममता का तात्कालिक लक्ष्य मुझे लगता है वही है, अपना घर बचाना, तब मंदिर में दिया जलाना, तब दूसरे राज्यों में प्रसार करना। तो ये जो आप भी कह रहे हैं, जो बात मनोदीपा जी भी कह रही है, तो इसका मतलब ये कि ममता जी का जो अभी का बयान है बहुत सोचा समझा रणनीतिक बयान है, स्ट्रेटेजिक बयान है कि जितना आप लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस से अपनी दूरी को बढ़ाएंगे उससे फायदा उनको ही होगा। और इसलिए इस संदर्भ में अगर ममता बनर्जी को बयान को देखें तो फिर आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, ममता बनर्जी कोई नई राजनेता नहीं है, बहुत घिसी-पिटी राजनेता हैं, बहुत अनुभवी है। ऐसा नहीं था कि सागर दिघी का नतीजा अचानक आउट ऑफ द ये आया, उनको मालूम था कि ऐसा होना है। उनके पास तो पुलिस है, अपनी खुफिया एजेंसियां हैं, पार्टी के लोग हैं, उनके पास तो खबरें आती रही है कि ये सीट फंस जाएगी इस बार। ऐसा नहीं है कि अचानक नतीजा घोषित होने के बाद उनको पता चला कि यहाँ हम हार गए। ये तो पहले से उनको मालूम था कि यहाँ हार रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके पीछे एक सोची समझी उनका टैक्टिक्स भी हो सकता है, रणनीति भी हो सकती है कि ऐसे बयान दे के और कम से कम जो विपक्षी एकता की कवायद कर रहे हैं, मुझे लगता है एक पहलू ये भी हो सकता है कि उन पर दबाव बनाया जाए कि अकेले चलेंगे, अरे सब आए, नहीं नहीं ममता जी आप ऐसा मत कीजिए। ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है उनकी।